नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। आज गांधीनगर में रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने गांधीनगर वाराणसी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। रोबोटिक नेचर और एक्वाटिक पार्क का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने नए रूप में वडनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जहां वह बचपन में चाय बेचा करते थे। गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर भी प्रधानमंत्री का ही गृहनगर है। देश में वैक्सीनेशन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। इन 6 महीनों में कुल 39,53,43,767 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,95,20,85 लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर 3,82,68,323 टीके लगातार, आपको बताते चले, महाराष्ट्र में लगाए गए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान बहुत विशाल है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में अभी तक 33.5 करोड़ डोज लगाए गए हैं। वहीं ब्रिटेन में 8.11 करोड़, फ्रांस की बात करें तो वहां पर 6.23 करोड़, ब्राजील चलते हैं वहां पर 11.72 करोड़, जर्मनी का रुख करें तो 8.41 करोड़ टीके लगाए गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में इस समय करीब 3 करोड़ डोज रोजाना लगाए जा रहे हैं। उनमें से 38 लाख डोज अकेले भारत में लगाए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में 5.48 लाख, ब्राजील में 13.55 लाख, जर्मनी में 7.77 लाख, ब्रिटेन में 2.35 लाख और फ्रांस में 5.55 लाख वैक्सीन के डोजेज हर दिन लगाए जा रहे हैं। ज्यादा वैक्सीनेशन वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर गुजरात है। यहां अभी तक 2,87,62,502 डोज लगाए गए। में चौथे नंबर पर राजस्थान बना हुआ है। यहां 2,75,06,22 टीके लगाए गए। कर्नाटक का रुख करें, यहां पर 2,66,14,608 डोज के साथ 5वें नंबर पर कर्नाटक। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 66 नए मामले आज सामने आए। पिछले 24 घंटों में इलाज के बाद 79 लोग ठीक हो चुके हैं और एक शख्स की वायरस की वजह से जान चली गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 657 है। अब तक इलाज के बाद 14,09,739 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से दिल्ली में कुल 25,023 मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.09% है। लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। यहां कोरोना डेथ रेट 1.74% है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 0.04% रही। रिकवरी दर जो है वो 98.21% रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 76,459 सैंपल टेस्ट किए गए। इस तरह से टेस्ट का कुल आंकड़ा बढ़कर अब दिल्ली में पहुंच चुका है 2,26,48,736। पिछले 24 घंटों में 52,223 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए हैं और 24,236 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 418। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद यहां तेजी से बिगड़ रही स्थिति पर बात की। गनी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति भारत का पूरा समर्थन होने की बात को दोहराया। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर प्रसन्नता जाहिर की। अफगानिस्तान के भीतर और आसपास की मौजूदा स्थिति पर उनसे चर्चा की। अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति हमने अपना समर्थन दोहराया है। भारत द्वारा अपने कर्मचारियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि प्रमुख शहरों पर अभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन कंधार जैसे शहरों पर जहां पहले उसका आधिकारिक बेस रह चुका है, वहां वो लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है। तो
तो देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण की स्थिति जो है वो त्यों की बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1,000 संक्रमितों की मौत हो रही है। शुक्रवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,949 नए कोरोना के केसेस आए हैं और 542 संक्रमितों की जांच चली गई। इससे पहले गुरुवार को 41,806 केसेस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 40,026 लोग कोरोना से ठीक हुए। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस लगभग 4 लाख के आसपास हैं। 4,30,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज देश में चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,01,83,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,10,26,000 लोग संक्रमित हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 जुलाई तक देश भर में 39,53,00,000 कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। बीते दिन 38,78,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44 करोड़ कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19.55 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसका पॉजिटिव रेट 3% से कम रहा। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 4 साल में यूपी काफी आगे बढ़ा। आज यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा को जनता ने नकार दिया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी। आज से कुछ साल पहले यूपी तुष्टिकरण की राजनीति से ग्रसित था। जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यहाँ विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से अब जो है उत्तर प्रदेश एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में 5.7 करोड़ जो है वो टेस्ट किए गए। यहाँ की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से देश भर में 1,500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 416 प्लांट लगाए जा रहे हैं। 300 प्लांट पर काम चल रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जहां हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, वहीं हमारे देश के कुछ मंदबुद्धि नेता वैक्सीन के विरोध में बयान देते थे। उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसे भाजपा की वैक्सीन बता दिया। उनके पिता ने जब वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद बेटा भी तैयार हो गया। नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 7.68 लाख वैक्सीन 21 जून को पहले दिन ही ले ली थी। करीब 3.88 करोड़ वैक्सीन की डोज की उत्तर प्रदेश में खपत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाकर आप भाजपा की वैक्सीन कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भाजपा का हर कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम बनाए। इस योजना के तहत हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त राशन सही तरीके से प्राप्त हो, इस बात की भाजपा कार्यकर्ताओं को चिंता करनी पड़ेगी। तो पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। यहां सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई। पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी आपको बताते चले यहां मौजूद थे। जानकारी के अनुसार सिद्धू को पंजाब कांग्रेस चीफ बनाने की चिट्ठी इस मुलाकात के बाद कभी भी जारी हो सकती थी। पंजाब कांग्रेस को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने की संभावना है। सिद्धू के साथ ही प्रदेश में 2 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष होने की उम्मीद अब बन चुकी है। कांग्रेस एक दलित और एक उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले हिंदू को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विचार कर रही है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए राजकुमार वेरका और संतोष चौधरी के नामों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि दोनों दलित हैं और अकाली दल बसपा गठबंधन के प्रभाव का मुकाबला भी कर सकते हैं। हिंदू समुदाय से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य समीकरण को अच्छी तरीके से संतुलित कर सकता है और इस दिशा में काम करते हुए पार्टी विजय इंदर सिंगला को और एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी चुनाव से पहले राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने और राज्य में दलित समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है।
तो कोरोना महामारी का कहर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, यहाँ तक कि इसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। कोरोना महामारी के कारण 2020 में 2.3 करोड़ बच्चों को जीवन रक्षक टीका नहीं लगाया गया। इससे भविष्य में इन बच्चों पर खतरा पैदा हो सकता है। ये बच्चे सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जरूरी जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि 2020 में 1.7 करोड़ बच्चे ऐसे रहे जिन्हें किसी भी टीके की एक भी खुराक नहीं दी गई, जबकि कुल 2.3 करोड़ बच्चे किसी न किसी तरह से जीवन रक्षक टीके से वंचित रहे। रिपोर्ट के अनुसार महामारी से पहले डीपीटी, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि WHO का मानक 95% है। 2019 में 35 लाख बच्चों को DTP-1 टीके की पहली खुराक नहीं लगी थी। इसी तरह 30 लाख बच्चों को खसरे के टीके की पहली डोज नहीं लग पाई थी। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी हैं। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई को लिए अब आगे टाल दी है। टालते हुए कहा गया है कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वह खुद आदेश जारी कर सकते हैं। बुधवार 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन और BR गवई की बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकारों को यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, इसलिए इस मसले पर जल्द सुनवाई की जाए। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों को अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं होगा। बेहतर हो कि टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि इस बारे में फैसला राज्य सरकार को ही आगे लेना है। तो उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया। येदियुरप्पा आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे। इसके बाद आपको बताते चले आज शाम या कल वह बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा था कि उनके मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात के बाद लिया जाएगा। राज्य के विकास, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, चर्चा के बाद देखते हैं। मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच येदियुरप्पा ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने बुधवार को कहा था कि यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की मांग कर सकते हैं। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री से भेंट करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए BS येदियुरप्पा ने कहा उन्होंने मुलाकात करने और समय देने को कहा, इसलिए सबसे मुलाकात करने के बाद मैं शनिवार को वापस वहां जाऊंगा। तो देश में आज गोल्ड के रेट में आज अभी तक मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। आज स्पॉट गोल्ड की कीमत 48,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि आपको बताते चले इस पूरे हफ्ते की औसत दाम से 0.94% अधिक है। कल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत 48,480 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, यानी आज इसमें अभी तक 10 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं सिल्वर में भी 300 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज मार्केट में इसका भाव
69,500 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। कल सिल्वर का भाव 69,200 रुपये प्रति किलोग्राम था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर दोनों ही के दाम में उछाल देखने को मिला। आज सोना 48,409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं चांदी 0.40% की तेजी के साथ 69,690 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को नए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुपालन में अपनी पहली मासिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसे आईटी नियम 2021 भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 15 मई से 15 जून 2021 तक भारत इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कुल 2 मिलियन भारतीय अकाउंट पर बैन लगा चुका है, जबकि इस अवधि के दौरान उसे कुल 345 रिपोर्ट मिली थी। प्लेटफॉर्म दुनिया भर में एक महीने में लगभग 8 मिलियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारा मुख्य ध्यान खातों को बड़े पैमाने पर हानिकारक या अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं और अकेले भारत में 15 मई से 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट जो 91 से शुरू हो रहा है, आपको बताते चले नंबर के साथ रजिस्टर्ड है, उसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय अकाउंट माना जाता है। जिन 2 मिलियन भारतीय अकाउंट पर इसमें बैन लगाया गया है वे इसकी 3 स्टेप प्रोसेस के अनुसार थे। ऐसे में 95% से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था जिन्होंने स्वचालित या बल्क मैसेजिंग का गलत इस्तेमाल किया था। तो सपा के एक जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुरुवार शाम को वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सपा के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से मुद्दे पर राजनीति तेज हो चुकी है। अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जहां अब एक तरफ सपा पाकिस्तान पर आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान सपा की हिमायती बन चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा इसे अपनी पार्टी को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। रिपोर्ट देखिए।